हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए आपकी फेवरेट शीची की एक और बहुत ही जबरदस्त मूवी जो देखकर यकीनन आपको बहुत मजा आने वाला है। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे फीमेल लीड शीची को, जो अपने बेटे यॉन के साथ कुछ बॉटल्स इकट्ठी कर रही थी। तभी एक स्ट्रीट रिपोर्टर उसके पास आते हुए उसे कहने लगे कि एक्चुअली हम स्ट्रीट इंटरव्यूज करते हैं, अगर आप माइंड ना करें तो क्या मैं कुछ देर के लिए आपका इंटरव्यू कर सकती हूँ। जिस पर वो कहने लगे कि हाँ, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं आपके साथ थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हूँ। एक्चुअली शीची और यॉन नहीं जानते थे कि इस रिपोर्टर का एक्चुअली उसके एक्स बॉयफ्रेंड जुटैंग ने ही भेजा है, जो पिछले कई दिनों से इन दोनों की तलाश में था। लेकिन बिल आखिर उसको ये दोनों मिल ही गए। जो बातें शीची इस वक्त कर रही थी वो सारी बातें सामने गाड़ी में बैठा हुआ जुटैंग सुन रहा था। रिपोर्टर शीची से पूछने लगी कि आपको देखने लगता है जैसे आप एक टफ लाइफ गुजार रही है। मैं जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल है, जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस आए कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करता। क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? शीची अपनी लाइफ के बारे में बात करते हुए रिपोर्टर को बताने लगी कि एक्चुअली मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन ब्रेकअप के बाद मुझे पता चला कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। वो मेरी जिंदगी का एक टफ फेज था जिसमें मुझे सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं था। मेरे पास कुछ सेविंग्स थी जो मेरी स्टेप मॉम ने मुझसे जबरदस्ती ले ली। इनफैक्ट मेरे पास तो अपनी डिलीवरी के पैसे तक नहीं थे। ये मेरी जिंदगी का वो टाइम था जिसमें मुझे एक्नॉलेज हो गया कि जब तक आप अपने लिए कुछ नहीं करते कोई भी आपकी सपोर्ट के लिए नहीं आता। इसलिए बिल आखिर मुझे ही अपने लिए खुद ही कुछ न कुछ करना पड़ा। रिपोर्टर शीची से पूछती है कि ऐसा लगता है जैसे आप अभी तक अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा मिस करती हैं, शायद आप उनसे बहुत प्यार करती थी। जिस पर वो कहने लगी कि हाँ ऐसा ही है। और ये सुनना ही था कि जुटैंग तो जैसे खुशी से पागल ही हो गया और एकदम कहने लगा कि हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, बल्कि मैं अभी तुम्हारे पास आने वाला हूँ। लेकिन इतना टाइम गुजरने के बाद अचानक से दोबारा शीची का सामना करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, इसलिए वो जल्दी से गाड़ी में वापस बैठ जाता है। जबकि दूसरी तरफ शीची भी अपना बयान बदल चुकी थी। तभी रिपोर्टर से कहने लगी कि एक्चुअली ऐसा भी कुछ नहीं है, मेरा बेटा मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी साबित हुआ है। मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी लाइफ में इसके होते हुए किसी की भी जरूरत महसूस हो सकती है। ये मेरी पूरी दुनिया है। इनफैक्ट क्या आप यकीन करेंगे कि जब से मेरा बेटा 3 साल का हुआ है उसके बाद से मेरे कितने जैकपॉट्स लग चुके हैं। मैंने मिलियंस ऑफ युआन कमाए हैं इस तरह से। आज मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है और ना ही मुझे अपनी लाइफ में किसी की जरूरत है। अभी यान अपनी मॉम से कहने लगा कि मॉम थैंक यू सो मच, आपने हमेशा मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और जब आप इस तरह सबके सामने मुझे फख्र से अपनाती है तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बल्कि ऐसा करते हैं कि अपनी इको फ्रेंडली कार में शॉपिंग के लिए चलते हैं। जानता हूँ कि आपको शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आज आपको बहुत ज्यादा शॉपिंग करवाने वाला हूँ। उनको वहाँ से जाता देखकर जुटैंग अपने ड्राइवर से कहने लगा कि इनका पीछा करो, इनकी गाड़ी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। मूवी आगे बढ़ती है तो हम शीची को यॉन के साथ एक ऑक्शन में देखते हैं। तभी शीची यॉन से कहने लगी कि तुम मुझे कहाँ ले आए हो? क्या तुम जानते हो कि ये कितना बड़ा पैलेस है? आज यहाँ पर एक बहुत बड़े परिवार के फैमिली एसेट्स को ऑक्शन के लिए पेश किया जाएगा, जो मैं और तुम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। जिस पर यॉन कहता है कि मॉम आप इतना परेशान क्यों हो जाती हैं? आप अच्छे से जानती हैं कि जब मैं एक दफा कोई बात कह लूं तो फिर मैं वो जरूर पूरी करता हूँ, इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इनफैक्ट मैं आज इस ऑक्शन में उस येलो डायमंड को भी खरीदने वाला हूँ जिसको आप हमेशा से एडमायर करती थी। इससे पहले कि शीची यॉन को कुछ समझाती, उसकी मुलाकात उसकी कजन से हो जाती है, जो शीची को देखते ही कुछ हैरान सी होते हुए उसके पास आकर कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि यहाँ पर किस स्टैंडर्ड के लोग आते हैं? और जरा अपनी अपीयरेंस की तरफ देखो, आउटफिट तुमने ऐसा पहना है जैसे तुम किसी बहुत बड़े खानदान की इकलौती बेटी हो। जिस पर शीची उससे कहने लगी कि मेरे लिए तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम अच्छे से जानती हो कि मेरा और तुम्हारा स्टैंडर्ड सेम है। अगर तुम यहाँ पर आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं? लेकिन उसकी कजन भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। तभी उससे कहने लगी कि तुम जैसी लड़कियाँ जो चाहे कर सकती हैं। देखो कितनी दफा तुम बाहर मुल्क जाकर हो भी आई हो, लेकिन मुझसे हेलो हाय करने तक नहीं आई। शीची उन्हें बताती है कि एक्चुअली जब मैं बाहर मुल्क से होकर आती हूँ तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग होते हैं, इसलिए किसी के साथ मिलना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। जिस पर उसकी आंटी उसको टोकते हुए कहती है कि ज्यादा भरम रखने की कोई जरूरत नहीं है। यूएस जाकर जो कारनामे तुमने किए हैं वो हम सब देख रहे हैं, बल्कि एक कारनामे का तो तुमने अभी तक हाथ पकड़ा हुआ है। क्या हम नहीं जानते कि तुम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी? तुम्हारे कैरेक्टर का ये एक सर्टिफिकेट ही काफी है, इसलिए ज्यादा ऊंचा उड़ने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर शीचू से कहती है कि आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी। एक्चुअली मैं यूएस अपनी स्टडीज के लिए गई थी और अगर मेरे बच्चे से आपको बहुत ही प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता दूं, जरा एक नजर भर के अपनी बेटी को भी देख लीजिए
करे। ठीक है कि मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी और मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मैंने वो नहीं किया जो आपकी बेटी करती फिर रही है। एटलीस्ट मैंने आपकी बेटी की तरह किसी मैरिड इंसान के साथ इन्वॉल्व होकर किसी का घर खराब करने की कोशिश नहीं की, और न ही मैंने कभी बच्चों से उनका बाप छीनना है। आपकी बेटी जो करती फिर रही है उसकी गवाही पूरा शहर देने के लिए तैयार है, इसलिए मेरे बारे में कुछ भी बोलने से पहले 2 दफा सोचना जरूर। जिस पर उसकी कजन उसे कहने लगी कि भले वो मैरिड हो और उसके बच्चे भी हैं, लेकिन वो एक बहुत ही अमीर इंसान है और वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह मुझे बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जाने वाला, इसलिए तुम्हारी बातें मुझ पर बिल्कुल असर नहीं करने वाली। ऐसे बैचलर बॉयफ्रेंड का क्या फायदा जिसको आपकी प्रेगनेंसी तक का एहसास न हो और आपको हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए। शीची कुछ कहती है इससे पहले ही यॉन आगे बढ़ते हुए उसे कहने लगा कि मेरी मॉम को अगर तुमने बुली करने की जरा भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जहाँ तक रही पैसों की बात, तो अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना ही कोई अमीर कबीर इंसान है तो आज जो येलो डायमंड यहाँ पर ऑक्शन के लिए पेश किया जाएगा जरा उसको खरीद कर दिखाओ तो मैं भी मानूं। लेकिन ये बात तो जैसे उसकी कजन पर एक पर्सनल अटैक की तरह चुभ गई। तभी वो उसको धक्का देते हुए कहने लगी कि तुम्हारा बेटा एक बेशरम माँ की बेशरम औलाद है, तुमने इसको बिल्कुल भी तमीज नहीं सिखाई, ना ही तुम यहाँ पर खड़े रहने के काबिल हो, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। शीची नीचे गिरती इससे पहले ही जुटैंग वहाँ पर पहुँचकर उसको संभाल लेता है। इतने सालों बाद जुटैंग को अचानक से अपने सामने देखकर शीची कुछ गड़बड़ाकर उससे पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो बताने लगा कि मैं एक्चुअली यहाँ पर तुम्हारे पास ही आया था। शीची मजीद गुस्सा होती इससे पहले ही उसकी नजर जुटैंग की गार्ड्स पर पड़ चुकी थी। वो जुटैंग से गार्ड्स के बारे में पूछने लगी, जिस पर जुटैंग उसको बताता है कि मैंने इनको खास तुम्हारे और तुम्हारे बेटे की सहूलत के लिए यहाँ पर रखा हुआ है, इनके होते हुए कोई तुम्हें नजर उठाकर भी नहीं देख सकता। इतने में जुटैंग बीच में पड़ते हुए कहने लगा कि ओ हेलो मिस्टर, मेरी मॉम से दूर रहो, कहीं तुम मेरे डैड तो नहीं। जुटैंग उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि तुम मेरे बेटे हो, जिस पर वो कहता है कि एक्चुअली मेरे और आपके नाक का एंगल बिल्कुल सेम है, और इसके अलावा मुझे इसलिए भी पता है क्योंकि मेरी मॉम भले बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत करती हो, लेकिन अपने लिए एक अच्छा बॉयफ्रेंड वो कभी भी नहीं ढूंढ सकती। मुझे पक्का यकीन है कि आपके गोरे रंग की वजह से वो आपके सामने पिघल गई, वरना मुझे तो आप में बिल्कुल कुछ खास नजर नहीं आ रहा। अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं कभी भी आपके साथ रिलेशनशिप ना रखता, क्योंकि मेरी मॉम एक बहुत ही जबरदस्त लेडी है और उनके लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त इंसान होना चाहिए। जितना ख्याल मेरी मॉम मेरा रखती है उसका आधा भी आपने मेरी मॉम का नहीं रखा होगा, इसलिए मैं आपको उनके बॉयफ्रेंड के तौर पे बिल्कुल अप्रूव नहीं करने वाला। चलिए ठीक है, आपसे बाद में बात होगी, फिलहाल मुझे अपने होमवर्क करने के लिए जाना है। एक्चुअली कल मुझे स्कूल भी तो जाना होगा। लेकिन शीची उसे रोकते हुए कहने लगी कि तुम्हारी स्किन काफी ड्राई हो चुकी है, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहिए। जॉन एक दफा फिर जुटैंग को एड्रेस करते हुए कहने लगा कि देखो, मेरी मॉम को हमेशा पता होता है कि किस वक्त मुझे किस चीज की जरूरत है। आपको तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि मेरी मॉम को इस वक्त क्या चाहिए, और ना ही उनकी नीड्स आपको बॉदर करती होंगी। जिस पर जुटैंग कहने लगा कि ऐसा भी नहीं है, मैंने हमेशा इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। शीशी की केयर के लिए मैंने इसको हमेशा चाइना की बेहतरीन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड की हैं। जिस पर यॉन कहता है कि ये हुई ना बात, अब आप में मुझे कुछ चीजें अच्छी लग रही हैं। बहरहाल आप मेरी मॉम के लिए अब भी अप्रूवेबल नहीं है, इसलिए उनसे दूर रहें। नेक्स्ट सीन में ऑक्शन स्टार्ट हो चुकी थी और उस येलो डायमंड को खरीदने के लिए सभी लोग बहुत ज्यादा बेताब थे। डायमंड की स्टार्टिंग प्राइस 10 मिलियन युआन थी, लेकिन शीची की कजन उसको 4 मिलियन युआन पर खरीदने के लिए राजी थी। लेकिन यॉन भी 5 मिलियन युआन पर उस डायमंड को खरीदने के लिए रेडी था। तभी शीची उसको रोकते हुए कहने लगी कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। जबकि दूसरी तरफ शीची की कजन को भी काफी गुस्सा आ रहा था और वो मन ही मन में कहने लगी कि इस छोटे बच्चे को देखो, जमीन पर नजर नहीं आता और छलांगे कितनी बड़ी बड़ी लगा रहा है। गुस्से में आकर वो 8 मिलियन युआन पर भी वो डायमंड खरीदने के लिए तैयार थी, लेकिन यॉन उसकी कीमत को मजीद आगे लेकर जाते हुए 10 मिलियन युआन पर वो खरीदने लगा। जिस पर शीची की आंटी अपनी बेटी को मना करते हुए कहने लगी कि अगर तुमने इससे ज्यादा 1 युआन भी दिया तो हम बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। जाने दो इनको, मैं जानती हूँ कि इनके पास पैसे नहीं हैं, बस शो ऑफ के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। जबकि शीची खुद भी यॉन को डांटते हुए उसे कहने लगी और उससे कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम इतना सब अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या जरूरत है डायमंड को इतने ज्यादा पैसों पर खरीदने की। इसके साथ ही वो डायमंड यॉन का हो चुका था। जिस पर शीची की कजन उसे कहती है कि क्या तुम लोगों ने कभी 10,000 युआन को भी देखा है और यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के लिए बैठ चुके हो। जिस पर यॉन अपना कार्ड वॉलंटियर को देते हुए उसे कहने लगा कि इसको स्वाइप करो। वो लड़की आकर उसे बताती है कि हमने आपका कार्ड स्वाइप किया लेकिन ये फेल हो चुका है, इसमें कोई अमाउंट नहीं है। इस बात को लेकर सभी लोग शीची और यॉन का मजाक उड़ाने लगे। शीची की कजन कहती है कि देखो, बस इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान में जो इतने बड़े सीन में खुद को एम्बैरेस करने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचता। इसकी वजह से यॉन के साथ साथ शीशी भी काफी एम्बैरेस हो चुकी थी। तभी मैनेजर आकर उनसे सॉरी करते हुए कहने लगा कि एक्चुअली हमारा सिस्टम फेल हो चुका है जिसने आपके कार्ड को रिजेक्ट कर दिया। प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा, अपनी इस गलती पर हम आपसे काफी शर्मिंदा हैं। आपके स्टाफ ने हमें 10 मिलियन युआन का कैश दे दिया है और वो हमने एक्सेप्ट भी कर लिया है। तभी शीची की कजन और उसकी आंटी
कहने लगी कि इन लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। मैनेजर के जाने के बाद यॉन शीची से कहता है कि क्या आप जानती नहीं कि आपका बेटा कितना चालाक है। ये लोगों के दिमाग को घुमाना भी आता है और लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाना भी। मेरी जरा सी ट्रिक से हमारा स्टॉक कितना ऊपर चला गया है मैं आपको बता नहीं सकता। तभी शीची उसको प्यार करते हुए कहने लगी कि पता नहीं मैंने बेटे को जन्म दिया है या पैसों की देवी को। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मेरे तो दिन ही बदल चुके हैं। मुझे समझ नहीं आती कि मैं तुम्हारा किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। इस सब पर जुटैंग का मैनेजर उसे कहता है कि इस बच्चे को आपका बेटा होना चाहिए, बिजनेस में आपकी तरह बहुत होशियार है। और येलो डायमंड रिंग अपनी मॉम को पहनाता है। तभी शीची अपने कजन से कहती है कि कौन कहता है कि सिंगल मदर होना हमेशा बहुत मुश्किल होने वाला है, कभी कभी ये आपके लिए बहुत आसान भी हो सकता है। इसके साथ ही यॉन गार्ड से कहने लगा कि इन दोनों को बाहर फेंक दो, मेरी नजर इन पर दोबारा नहीं पड़नी चाहिए। तभी गार्ड्स उनको लेकर बाहर छोड़ आया। गार्ड्स उन दोनों को लेकर नीचे आया तो इतने में उसका हस्बैंड भी आ चुका था। तभी वो अपने हस्बैंड से कहने लगी कि हम दोनों को बुलाकर तुम कितनी देर से आए हो, क्या तुम सोच सकते हो कि आज हमें कितना एम्बेरस होना पड़ा। जिस पर उसका हस्बैंड उसे कहता है कि बताओ तो सही हुआ क्या है। भले मैं लेट आया हूँ लेकिन मैंने तुम दोनों के लिए सारी अरेंजमेंट्स कर दी थी। वो कुछ बताती इससे पहले ही जुटैंग नीचे आ चुका था, जिसको देखते ही उसका हस्बैंड जुटैंग की तरफ लपकने लगा और उसे कहता है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आपको यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। आपकी कंपनी के साथ जो हमारी डील हुई है उसकी वजह से मेरी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना थैंकफुल हूँ। जिसके जवाब में जुटैंग कहने लगा कि हाँ वो सब तो ठीक है लेकिन मुझे लगता है कि अब हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। इनफैक्ट मैं तुम्हें इस शहर में टिकने भी नहीं दूंगा। जिस पर उसकी वाइफ आगे बढ़ते हुए कहने लगी कि आप ऐसा क्यों करेंगे, आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है। तभी जुटैंग कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को नाराज किया है जो मेरे लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं। और बस ये सुनना ही था कि उसका हस्बैंड उसको थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, क्या तुम जानती भी हो कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी कंपनी को कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है। तुम जैसी बेवकूफ लड़की से मुझे यही उम्मीद थी। खुद तो तुमसे कुछ अच्छा हो नहीं सकता, ऊपर से मेरा बना बनाया सारा काम बिगाड़ दिया तुमने। मूवी आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि जुटैंग अपनी पूरी टीम के साथ शीची की कम्युनिटी में मौजूद था और उसने इस वक्त एक सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। जुटैंग का मैनेजर उसको बताता है कि कुछ ही देर में आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। जिस पर जुटैंग उसे कहता है कि इस वक्त मुझे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, तुम सब यहाँ से जा सकते हो। जो काम मैं अभी करने वाला हूँ इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त मेरे लिए कुछ भी नहीं है और मुझे अपने आगे पीछे तुम में से किसी को भी नहीं देखना, इसलिए यहाँ से चलते बनो। एम्प्लॉयज के जाते ही जुटैंग सीधा शीची के दरवाजे पर पहुंचा, जहाँ पर बेल रिंग करने पर शीची बाहर आते हुए उससे पूछने लगी क्या तुम यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हो। इतने बड़े चाइना में तुम्हें जॉब करने के लिए बस एक हमारी ही कम्युनिटी मिली थी क्या? और अगर जॉब कर भी रहे हो तो मेरे दरवाजे पर क्यों आए हो? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तभी जुटैंग कहता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें तुम्हारा कुरियर देने आया था। कुरियर लेने के बाद शीची अंदर जाती, इससे पहले ही जुटैंग का नाटक शुरू हो चुका था और वो उससे कहने लगा कि एक्चुअली बाहर बहुत तेज हवा चल रही है जबकि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है, क्या मैं कुछ देर के लिए तुम्हारे घर में रेस्ट कर सकता हूँ? तभी शीची उसको संभालते हुए अपने घर के अंदर ले गई। जुटैंग की तो जैसे मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। शीची यान से कहने लगी कि तुम इसे ग्लास में पानी दो, मैं इसके लिए ऊपर से मेडिसिन लेकर आती हूँ। जबकि शीची के जाने के बाद जॉन अपना कार्ड जुटैंग को देते हुए उसे कहने लगा कि देखो मैं तुम्हारे इरादे बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरा कार्ड रखो, तुम्हें जितनी अमाउंट चाहिए इसमें से ले लो, लेकिन मेरी मॉम का पीछा छोड़ दो। एक निकट्ठू बॉयफ्रेंड की वजह से मेरी मॉम की जिंदगी अजाब बन चुकी थी। मैंने बहुत मुश्किलों से उनको स्टेबल किया है, उनको लग्जरी घर दिया, लग्जरी कार दी ताकि उनकी जिंदगी में सुकून आ सके। अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो दोबारा से एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ स्ट्रगल करती रहे, इसलिए तुम उनका पीछा छोड़ दो। मैंने उनको बहुत नासों से पाला पोसा है और तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि उनसे दूर रहो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी जुटैंग पूछा है कि क्या ये घर तुमने उनको लेकर दिया है? जिस पर वो कहता है कि हाँ। अगर तुम्हें ये उम्मीद है कि वो सिंगल है इसलिए तुम्हारा चांस लग सकता है तो तुम्हारी ये गलतफहमी भी दूर करते हुए तुम्हें बता देता हूँ कि मैंने उनके लिए एक बहुत ही जबरदस्त लड़का देखा है जो कि बहुत हैंडसम भी है। क्योंकि उनको तुम्हारे जैसे बीच रास्ते में छोड़ने वाला बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि एक बहुत ही जबरदस्त पार्टनर की जरूरत है जो मैं उनके लिए खुद ढूंढ चुका हूँ। तुम्हें एक दफा फिर कहता हूँ कि मेरी मॉम और उनके फ्यूचर बॉयफ्रेंड के बीच में आने की गलती बिल्कुल भी मत करना वरना तुम्हें इसकी बहुत भारी रकम चुकानी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में शीची और यॉन उस लड़के को विजिट करने के लिए पहुंच चुके थे जो कि उनके एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट था। अभी यॉन कभी उस लड़के को देखता और कभी अपने हाथ में मौजूद उस लड़के की पिक्चर को और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगा कि तुम दोनों में जितना फर्क है मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या कहूँ। जिस पर वो लड़का उसे कहता है कि हेलो मिस्टर, ज्यादा भाव खाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी मॉम एक सेकंड हैंड औरत है जिसका पहले ही पता नहीं कितनों के साथ अफेयर रह चुका है और ऊपर से देखो बाय वन गेट वन की ऑफर चल रही है, साथ में बच्चा फ्री का मिल रहा है। शीची उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मेरे बेटे के सामने कुछ भी मत कहना। तभी वो लड़का कहने लगा कि हेलो, तुम ये मत भूलना कि तुमने मुझे खुद अप्रोच किया था, मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया।
शीची उसे एक दफा फिर अपने हद में रहने के लिए कहती है। तभी उस लड़के को गुस्सा आ गया और वो कहने लगा कि तुम तो मेरा दिमाग खराब कर रही हो, दिल तो करता है कि तुम्हारे मुंह पे एक थप्पड़ लगाऊं। वो हाथ उठाता इससे पहले ही जुटैंग वहाँ पर पहुँच चुका था, जो उस लड़के को वहाँ से भगाते हुए कहता है कि तुम उसको नहीं बल्कि मुझे तुम्हें मारने की जरूरत है। तभी वो लड़का भाग गया, जिस पर यॉन कहता है कि मेरे डैड इतने भी बुरे नहीं जितना मैं उन्हें समझता था। जुटैंग की हेल्प के लिए शीची उसको थैंक्स कहने लगी। तभी वो कहने लगा कि इतने बड़े रेस्टोरेंट में मुलाकात हो ही गई है तो क्या सिर्फ थैंक्स पे तड़खाओगी, प्लीज कुछ खिला ही दो। इतने में वहाँ पर शीची की कजन अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहुँच चुकी थी, जो शीची को देखते ही उसके पास आ गई और कहने लगी कि जरा इसे देखो, पैसा आ भी गया तो क्या हुआ, इसके साथ कोई भी आने के लिए तैयार नहीं। देखो इतने बड़े रेस्टोरेंट में बैठी भी किसके साथ है, एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ। बिल भी यकीनन तुम्हें खुद ही पे करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तो इतनी औकात ही नहीं कि इतने बड़े रेस्टोरेंट का बिल पे कर सके। तभी उनको यॉन बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे फादर बहुत ज्यादा अमीर है। जिस पर शीची की कजन लू यॉन से कहने लगी कि हाँ तुम्हारे फादर बहुत ज्यादा वेल्दी हैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे ख्वाबों में, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जो हरकतें तुम्हारी मॉम ने की है उसके बाद कोई इसको मुंह क्यों लगाएगा। ऑब्वियसली इसके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड ही रिलेशनशिप रखना चाहेगा क्योंकि जो कारनामे इसने किए हैं वो सारा जमाना जानता है और एक बच्चे की माँ को कोई मुंह क्यों लगाने वाला है भला। उसे एक दफा फिर कहता है कि तुम मेरे फादर को अंडर एस्टिमेट कर रही हो और मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी मॉम मेरे डैड के साथ बहुत ज्यादा खुश है, पैसा होना या ना होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं। चीची उसको यकीन दिलाती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी गरीब नहीं, उसके पास तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पैसा है। तभी लू से कहने लगी कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर तुम ये सब कुछ प्रूफ क्यों नहीं करती, बल्कि ऐसा करते हैं कि हम फैमिली रियूनियन में तुम्हारे बॉयफ्रेंड को सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं और तुम पूरे खानदान को बताना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना अमीर है, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लू के वहाँ से जाने के बाद शीची कहने लगी कि मारे गए, अब क्या करूंगी, मैं जानती हूँ कि ये लड़का बहुत गरीब है और मैंने उसके सामने इतने बड़े बड़े छापर फाड़े हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि अब क्या होने वाला है। यॉन अपनी मॉम से कहता है कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, जब तक मैं आपके साथ हूँ कोई भी आपको बुली नहीं कर सकता। इसके साथ ही वो जुटैंग को 1 मिलियन युआन का चेक देते हुए कहता है कि ये पैसे अपने पास रखो, लेकिन हमारे फैमिली रीयूनियन में तुम्हें हमारा साथ देना होगा और हाँ याद रखना हमारी नाक ही ना कटवा देना। तभी जुटैंग उसके पैसे वापस करते हुए कहता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी काफी सारा पैसा मौजूद है। भले उसकी बात पर ना तो शीची को यकीन आया था और ना ही यॉन को, फिर भी यॉन उसे कहने लगा कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो अपना हुलिया अच्छा रखना, प्लीज आइंदा हमारे सामने इस यूनिफॉर्म में मत आना, आगे ही तुम्हारी वजह से हर जगह एम्बैरेस होना पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है तो जुटैंग एक स्टोर में मौजूद था जहाँ पर उसने न सिर्फ अपने लिए बल्कि यॉन के लिए भी काफी सारे गिफ्ट्स खरीदे। जब उसने शीची को दिए तो वो उससे कहने लगी कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम इतने अटेंटिव और केयरिंग हो सकते हो। इनफैक्ट जिंदगी के जिस फेज में तुमने मुझे छोड़ा था मेरा तो मर्दों से दिल ही भर गया है। इसके जवाब में जुटैंग उसे कहता है कि मुझे अपने किए का बहुत अच्छे से एहसास है, इनफैक्ट अगर मुझे पता होता कि मैं एक बच्चे का बाप बन चुका हूँ तो मैं बहुत पहले इनके पास जरूर आता। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरी तरफ से तुम दोनों के साथ जो ज्यादती हुई मैं उसकी कॉम्पनसेशन करना चाहता हूँ और मैं कभी भी अपनी की हुई गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम अपना पास्ट भूल जाओगे। टैंक की इन बातों से शीची को काफी सेटिस्फेक्शन हुई, तभी वो उसको खुशी खुशी अपने परिवार में वेलकम करती है। शीची के जुटैंग के करीब होने पर जुटैंग भी उसकी आंखों की गहराइयों में खो चुका था, लेकिन यॉन उसको जल्द ही दुनिया में वापस लाते हुए कहने लगा कि अपनी आइडेंटिटी भूलने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी एक्टिंग की स्किल्स कल यूटिलाइज करना, यहाँ पर अपना टैलेंट जाया करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। सीन शिफ्ट होता है तो फैमिली गैदरिंग शुरू हो चुकी थी, तभी उसके रिलेटिव्स उसको डिस्कस करते हुए कहने लगे कि देखो जरा शीची की तो हिम्मत ही नहीं बनी यहाँ पर आने की और कल इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही थी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उसकी हिम्मत ही नहीं बनी हम सबको फेस करने की, शायद उसको अपने किए पर अभी तक गिल्ट फील हो रहा है। इतने में शीची की एक धमाकेदार एंट्री होती है जो जुटैंग और यॉन के साथ वहाँ पर मौजूद थी। तभी अपने रिलेटिव से कहने लगी कि मैंने आप सबको यहाँ पर आकर डिसअपॉइंट किया, इसके लिए मैं सॉरी करती हूँ। मेरा मोरल अभी तक इतना डाउन नहीं हुआ कि आप सबको फेस ही ना कर सकूं और जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात है तो वो मुझ में कभी भी कम नहीं होने वाला। जबकि शीशी को देखकर उसके रिलेटिव्स डिस्कस करने लगे कि ये सब एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं, इनका परिवार बहुत ही खूबसूरत है। शीची यॉन और जुटैंग को इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी उसके रिलेटिव्स उससे पूछने लगे कि तुम दोनों ने एक दूसरे को दोबारा कैसे ढूंढ लिया। तभी यॉन उसको बताता है कि एक्चुअली मेरे डैड मेरी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मेरी मॉम का मन जीतने के लिए मेरे डैड ने क्या क्या पापड़ नहीं भेले, इसलिए बिलाखिर मेरी मॉम को राजी होना ही पड़ा और आज देखो वो दोनों एक साथ कितने खुश हैं। मेरे डैड के पास बहुत सारा पैसा है जो वो पानी की तरह मेरी मॉम पर बहाते हैं, तो इसके बाद तो मेरी मॉम ने अपना दिल हारना ही था। जिस पर उसकी आंट लू से कहती है कि जरा बोलने से पहले सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेंकते फेंकते कुछ ज्यादा ही लंबी फेंक दो। अगर तुम्हारे डैड इतने ही वेल्दी और पावरफुल हैं तो हमें भी उनकी स्ट्रेंथ दिखाओ। देखो मेरे हस्बैंड जी इंडस्ट्रीज में मैनेजर हैं और तुम जानते हो कि मेरी शादी में ब्राइड प्राइस के तौर पर उन्होंने मुझे 1,80,000 युआन
की BMW दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने बीजिंग के सेंट्रिक लोकेशन पर मौजूद एक शॉपिंग मॉल भी मेरे नाम किया था। अब जरा तुम बताओ कि तुम्हारे डैड क्या क्या अफोर्ड कर सकते हैं। और ये सुनना ही था कि यॉन और शीची को तो जैसे चुप ही लग गई। तभी जुटैंग कहने लगा कि ब्राइड प्राइस के तौर पर मैंने अपनी वाइफ को 6 रोल्स रॉयस की कार्स गिफ्ट की थी, 6 शॉपिंग मॉल्स गिफ्ट किए थे, 600 मिलियन युवान उसको कैश दिया था और इसके अलावा 60 केजी गोल्ड बार्स और 60 केजी गोल्ड की ज्वेलरी गिफ्ट की थी, जिस पर सभी रिलेटिव्स उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे क्योंकि ये सब कुछ ऑफ कोर्स उनके लिए बिल्कुल भी बिलीवेबल नहीं था। जबकि दूसरी तरफ यॉन भी सोच रहा था कि ये आदमी कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा है। इतने में लू अपना फोन निकालकर उसमें जुटैंग की मौजूद पिक्चर सबको दिखाते हुए कहती है कि ये आदमी जो यहाँ पर बैठकर नाटकबाजी की इतनी बड़ी दुकान चला रहा है एक्चुअली एक सिक्योरिटी गार्ड है। हैसियत देखो इसकी 2 टके की नहीं और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है कि 600 मिलियन युवान कैश दे दिया। मुझे तो शक है तुम्हारी जेब में 60 युवान भी नहीं होंगे। उस पिक्चर को देखकर सभी रिलेटिव्स जुटैंग को लेकर बहुत ज्यादा बातें बना रहे थे और ये सब कुछ यॉन और शीची के लिए बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तभी जुटैंग लू से कहता है कि अगर मैं 600 मिलियन युवान कैश को प्रूव कर दूं और सारे गिफ्ट तुम्हारे सामने रख दूं तो उसके बाद तुम क्या करोगे। जिस पर वो कहने लगी कि अगर तुमने वाकई ऐसा कर दिया तो मैं झुककर तुमसे माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। जुटैंग के इस क्लेम पर शीची और यॉन अपना सर पीटते रह गए क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि बहुत जल्द उनका सच बेनकाब होने वाला है। लेकिन जुटैंग की एक छुटकी बजाते ही उसका पूरा स्टाफ वहाँ पर मौजूद था, जिनके हाथों में न सिर्फ गोल्ड की ज्वेलरी बल्कि गोल्ड की बार्स, 600 मिलियन युवान कैश और 6 रोल्स रॉयस की कार कीज भी मौजूद थी। तभी रिलेटिव एक दफा फिर बातें बनाने लगे कि ये सब कुछ असली होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कोई नया ड्रामा क्रिएट होता। इससे पहले ही लू के हस्बैंड की नजर जुटैंग के मैनेजर पर पड़ चुकी थी। तभी वो झुकते हुए उसे सलाम करते हुए पूछने लगा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैं जानता हूँ आप जी इंडस्ट्रीज में सेकंड हाईएस्ट कमांड पर है। आपकी कंपनी के साथ हमारी कंपनी की जो डील हुई है उसकी वजह से मेरे बॉस बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन मैनेजर उसको झड़कते हुए कहने लगा कि जो हरकतें तुम यहाँ पर कर रहे हो उस डील को तो तुम कैंसिल ही समझो। जिस पर लू कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये नकली सोना लेकर तुम यहाँ पर हम सबके ऊपर अपनी धाक बिठा दोगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम होते कौन हो अपनी डील कैंसिल करने वाले। तुम्हारा झूठ ज्यादा नहीं चलने वाला। इतने में जुटैंग कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड की जॉब जाने वाली है, इसलिए बहुत अच्छा होगा कि तुम कुछ बैक स्टेप ले लो। और ये सुनते ही लू के हस्बैंड उसके मुंह पे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि तुम्हारे वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो गया। तुम जानती भी हो कि मुझे कितना नुकसान हुआ है। अगर मेरी जॉब चली गई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कि दूसरी तरफ जुटैंग शीशी से कहने लगा कि मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। मुझे इस तरह से तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। यकीन मानो मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं दोबारा से अपनी लाइफ तुम्हारे साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक और चांस दे दो। जिस पर शीची यॉन से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इसको एक और चांस देना चाहिए, ये कॉम्पनसेट कर सकता है। तभी यॉन उसको हक करते हुए कहता है कि हाँ ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। सीन शिफ्ट होता है तो हम इस वक्त जुटैंग को अपने मैनेजर के साथ देखते हैं जो ऑफिस के बाहर R&D के बॉस का इंतजार कर रहा था। तभी मैनेजर उसे कहता है कि इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आ रही है लेकिन आपकी वाइफ अभी तक नहीं पहुंची। अगर इस बात को लेकर बॉस नाराज हो गए तो बहुत मुश्किल हो सकती है। जिस पर जुटैंग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उन्हें समझा लूंगा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इतनी देर में R&D के बॉस की गाड़ी पहुंच चुकी थी, जिस वजह से जुटैंग और मैनेजर न सिर्फ एक्साइटेड बल्कि कुछ नर्वस भी थे। लेकिन ये क्या, बॉस को देखते ही जुटैंग काफी सरप्राइज हुआ क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि शीची थी। जुटैंग के पूछने पर यॉन उनको समझाता है कि एक्चुअली ये बात मैंने बहुत अरसे से छुपाई हुई थी। मेरी मॉम ही R&D के एक्सपर्ट हैं। उनकी रिसर्च न सिर्फ दुनिया के बड़े मैगजीन में छपती है बल्कि ये बहुत नामवर साइंटिस्ट के साथ कोलैब भी कर चुकी हैं। जिसके जवाब में जुटैंग कहने लगा कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरी वाइफ मुझे इतने ज्यादा सरप्राइजेस दिया करेगी। होटल का मैनेजर शीची से कहने लगा कि हमने आपके लिए बहुत ग्रैंड वेलकम का इंतजाम किया है। सभी बॉस लेडीज अंदर मौजूद हैं और वो बेताबी से आपका वेट कर रही हैं। जुटैंग शीची को अकम्पनी करता इससे पहले ही उसको कॉल आ चुकी थी। तभी शीची उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम बिजी हो, मैं अपने बेटे और मैनेजर के साथ खुद ही अंदर चली जाऊंगी। ताकि अंदर जाने पर मैनेजर उसको सभी प्रोडक्ट्स के बारे में अपडेट्स देता है। तभी शीची उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अंदर जाकर मैनेज कर लूंगी, आप जा सकते हैं। लेकिन हॉल में एंटर होते ही एक लड़की उसके पास आकर उसको बाजू से पकड़ते हुए कहती है कि ये सेकंड क्लास लड़कियों की जगह नहीं है, अगर तुम्हें बैठना है तो वहाँ पीछे जाकर बैठ जाओ। शीशी उस लड़की को समझाती कि वो सेकंड लेडी नहीं है। इससे पहले ही यॉन की नजर वहाँ पर मौजूद जबरदस्त खानों पर पड़ चुकी थी। तभी वो अपनी मॉम को हाथ से पकड़कर वहाँ से भागते हुए कहने लगा कि आज मैं बहुत ज्यादा खाना खाने वाला हूँ। शीशी भी यॉन के साथ टेबल पर पहुंच चुकी थी, जहाँ पर मौजूद डिमसम को देखते ही यॉन कहने लगा कि कितना टाइम हो गया है मैंने इतनी डिलीशियस डिमसम नहीं खाए, आज मैं बहुत ज्यादा खाने वाला हूँ और ये तो देखने में ही कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। तभी शीची उसे कहने लगी कि तुम इनमें से जितने चाहो खा सकते हो। जबकि पीछे बैठी लेडीज जो ये सब कुछ देख रही थी इस बात को डिस्कस करने लगी कि इस इवेंट का स्टैंडर्ड बहुत लो है, जो इतने लो स्टैंडर्ड लोगों को यहाँ पर आने की परमिशन मिल
गई है। जरा इनके पहने हुए कपड़ों को तो देखो, मुझे पक्का यकीन है कि ये $50 से भी ज्यादा सस्ते होंगे और हम जैसे बेवकूफ यहाँ पर आने के लिए $1000 तक के ड्रेसेस पहन कर आ जाते हैं। क्या हम ये सब इसलिए करते हैं कि यहाँ पर आकर हमें इस तरह के लो क्लास लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़े? इस सब के दौरान फोटोग्राफर उन सब बॉस लेडीज को फोटो के लिए स्टेज पर आने के लिए कहते हैं, जहाँ पर सभी लेडीज के साथ शीची भी पहुँच चुकी थी। शीची को इस तरह से अपने बीच में देखकर एक लेडी उसको कहने लगी कि हम सब सिंगल हैं और इंडिपेंडेंट भी, हमें से कोई भी मदर फिगर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर खड़े होने के काबिल हो, इसलिए अच्छा होगा कि यहाँ पर खड़े होकर हमारी पिक्चर खराब करने के बजाय तुम जाकर वहाँ पर पीछे बैठ जाओ जिसके तुम काबिल हो। पिक्चर क्लिक करने के बाद फोटोग्राफर सभी बॉस लेडीज को बताता है कि मैंने पिक्चर वीचैट के ग्रुप में सेंड कर दी है, तुम सब उसको रिसीव कर सकते हो। यॉन जब ग्रुप में वो पिक्चर देखता है तो उसको पता चलता है कि उस पिक्चर में वो और उसकी मॉम तो मौजूद ही नहीं है। तभी शीची उस लेडी से पूछती है कि तुम लोगों ने मुझे क्रॉप क्यों किया है, जिस पर वो लेडी उसे कहती है तुम शायद जानती नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर मौजूद सभी लेडीज हमारी इंडस्ट्री की सेलिब्रिटीज हैं और बॉस लेडीज हैं। तुम जैसी बहन जी टाइप लड़की हमारी पिक्चर को खराब कर रही है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा ना लगता है, इसलिए मैंने तुम्हें क्रॉप करवा दिया। और वैसे भी जिस तरह का बैग तुम्हारे हाथों में मौजूद है, मुझे डर है कि इसकी वजह से हम सब लेडीज का इंप्रेशन खराब हो सकता था, इसलिए अच्छा ही हुआ कि तुम पिक्चर में मौजूद ही नहीं हो। और हमें देखो, हमारे पहना हुआ एक एक आइटम ब्रांडेड है जिसकी कीमत मिलियंस ऑफ युआन में है, लेकिन तुम्हारी तरह की लोकल चीजें पहनना हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उस लेडी के कहने पर उसके हेल्पर्स वो बैग लेकर आते हैं जो उसने सभी बॉस लेडीज के लिए बनवाए थे और शीची से कहने लगी कि मुझे पक्का यकीन है कि इस क्वालिटी के बैग्स तुमने कभी नहीं देखे होंगे और ना ही यहाँ पर आते हुए तुमने किसी लेडी को कोई हैंड गिफ्ट देने का सोचा होगा। जिस पर शीची कहती है कि तुम्हारी ये गलतफहमी मैं अभी के अभी दूर कर देती हूँ। शीची बताती है कि एक अच्छी खासी रिसर्च के बाद मैंने कुछ प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होंगी। जिस पर वो लेडी शीची से कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह से लंबी लंबी बातें कर हमारी आंखों में धूल झोंक सकती हो? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने जिस कारनामे पर तुम फख्र कर रही हो, मैं तुम्हें बता दूं कि ये एक वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट के कारनामे हैं। मैंने उनके बारे में एक इंटरनेशनल मैगजीन में पढ़ा था और मैं जानती थी कि वो बहुत जल्द अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाली है, लेकिन तुम्हें देखो कितनी दीदा दलेरी से उनके क्रेडिट को क्लेम कर रही हो। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हें बता दूं कि वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाली होंगी और फिर जो वो तुम्हारे साथ करने वाली है वो तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। किसी और की हुई मेहनत का क्रेडिट मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लेने दूंगी, इसलिए बेहतर होगा कि जो कुछ होने वाला है उसके लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लो। शीची उसे कहने लगी कि जो कारनामे तुम्हें इतने बड़े बड़े लग रहे हैं ये मेरे रोज का मामूल है और यही मेरा प्रोफेशन है। जिस पर वो लेडी कहती है कि तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें करने वाली आदत कभी नहीं जाने वाली। तभी वो पूछती है कि ये किसके साथ आई है, जिस पर एक लड़की उसे बताती है कि मैंने इसको होटल मैनेजर के साथ अंदर आते हुए देखा था। तो वो लेडी कहने लगी कि अच्छा जी, तो तुम होटल मैनेजर की वाइफ हो। मैं भी कहूँ कि कोई तुम जैसी लड़की को अंदर आने कैसे दे सकता है? तुम तो यहाँ पर खड़े होने के भी काबिल नहीं हो और वो तुम्हारा हस्बैंड, वो भी अपने पावर को अब्यूज कर रहा है, तभी तुम्हें किसी भी इवेंट में घुसा देता है। शीची उसे कहती है कि कुछ हौसला कर लो। जिस R&D बॉस को तुम डिस्कस कर रही थी उनको ये एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट वो तो गरीब लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना पसंद करते हैं। शीची उसे कहती है कि मैं होटल मैनेजर की वाइफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि मैं भी तुम लोगों की तरह इस इंडस्ट्री की एक बिजनेस लेडी हूँ। जिस पर वो कहने लगी कि झूठ बोलना बंद करो। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे हस्बैंड मिस्टर जुटैंग के बाद इस इंडस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल पर्सन है। जिस पर शीची कहती है कि अच्छा जी ऐसा है? जिस पर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है और अब मुझे बिल्कुल यकीन हो चुका है कि तुम्हारे हस्बैंड जो कि इस होटल के मैनेजर है, तुम उनके रेफरेंस से इस इवेंट पर आई हो, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं। शीची बताती है कि मैं उसकी वाइफ नहीं हूँ। तभी वो कहती है कि अच्छा, मैं यहाँ पर इनवाइटेड लेडीज के नाम में तुम्हारा नाम देखती हूँ, अगर मुझे लिस्ट में तुम्हारा नाम मिल गया तो इसका मतलब है कि तुम सच कह रही हो। शीची उससे कहने लगी कि मेरा नाम शीची सियांग है, तुम आराम से मेरा नाम ढूंढो। लेकिन ढूंढने पर भी उसको लिस्ट में शीची का नाम नहीं मिलता। तभी वो कहती है कि मेरा शक बिल्कुल ठीक था, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें और तुम्हारे बेटे को खाने पीने के लिए किसी भी इवेंट में एंटर कर देता है, लेकिन मैं आज तुम दोनों को एक्सपोज करूंगी। तभी वहाँ पर मिस्टर जुटैंग अपने गार्ड्स के साथ आता है और आते हुए कहने लगा कि किस में इतनी हिम्मत है कि वो मेरी वाइफ को बुली करके दिखाए, मेरे जिंदा होते हुए ये कभी नहीं हो सकता। तभी सभी लेडीज समझ चुकी थी कि यही मिसेस जुटैंग है। तभी वो लेडी एकदम से अपना रंग बदलते हुए कहने लगी कि मेरी बदकिस्मती देखो, मैं आपको पहचान ही नहीं पाई। वो क्या है ना, लिस्ट में आपका नाम नहीं था इसलिए मुझे पता नहीं चला, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है। मैं जानती हूँ कि आपने कुछ भी माइंड नहीं किया होगा। प्लीज मेरे साथ चले और मेरे साथ बैठ जाए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ इस इवेंट को एंजॉय करें। तभी शीची अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम लोगों के स्टैंडर्ड्स देखने के बाद उनके साथ बिहेव करती हो, जो कि बहुत गलत बात है। तभी वो लेडी कहने लगी कि ये सब क्या कह रही हो। इस पर शीची उसे कहती है कि ठीक है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारी आंखें ठीक है और तुम अच्छे से पढ़ सकती हो। शीची उसको अपना बैग दिखाती
आती है जिसके ऊपर टॉप साइंटिस्ट एसोसिएशन का लोगो मौजूद था। तभी वो लेडी कहने लगी कि क्या मतलब R&D की बॉस आप हैं? जिसके जवाब में जुटैंगू से कहता है कि जी बिल्कुल, यही R&D रिसर्च एसोसिएशन की बॉस है। पिछले कुछ सालों से ये क्राइसिस में थी, इसलिए लाइमलाइट में नहीं आ सकी, लेकिन अभी अपनी फील्ड में वापस आ चुकी है। तभी शीची कहने लगी कि बिल्कुल, और अपनी लैब की बॉस होने के नाते मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ होने वाली डील को कैंसिल करती हूँ। तभी उसका हस्बैंड आकर उसे कहता है कि ये सब तुमने क्या किया। वो अपनी वाइफ को थप्पड़ मारते हुए उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी मिलियंस ऑफ युआन की डील कैंसिल हो गई। तुम जानती भी हो कि तुमने मुझे कितना बड़ा नुकसान दिया है। मूवी आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि यॉन जुटैंग के साथ खेतों में काम कर रहा था। उसके साथ साथ उसने एक बोर्ड भी लगाया हुआ था जिसके ऊपर उसने ये नोटिस लिखा था कि अगर कोई उसके साथ खेतों में काम करता है तो 1 घंटा काम करने पर 100 युआन दिए जाएंगे। जिसको देखते ही शीची को बहुत हैरानी हुई। तभी वो उसके पास आते हुए उसे कहने लगी कि छोटे मास्टर, तुम थक चुके होंगे, ये लो थोड़ा पानी पी लो ताकि तुम कुछ हाइड्रेटेड फील करो। यॉन कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से कुछ टाइम निकालकर अपने खेतों में खुद ही काम करना। तभी जुटैंग बताता है कि हाँ, ये एक बहुत ही पीसफुल एक्टिविटी है। तुम्हारी मॉम ने शायद तुम्हें ना बताया हो, लेकिन मैं और तुम्हारी मॉम बचपन में खेतों में बहुत ज्यादा काम करते थे जिससे हमें बहुत मजा आता था। आज भी बहुत सारी मेमोरीज उन दिनों से जुड़ी हुई हैं। जुटैंग गाड़ी में चावलों की एक बोरी रखते हुए उसे कहता है कि हमारा होटल यहाँ पास ही है। ये चावल मैं अपने शेफ को देकर उसे कहूंगा कि वो सी फूड पोरेज बनाए। मेरा शेफ बहुत अच्छा खाना बनाता है और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि उसके हाथ का खाना खाने के बाद तुम उसके खानों की दीवानी हो जाओगी। जिस पर शीची कहने लगी कि ये तो बहुत ही जबरदस्त हो गया। और तभी उसको याद आता है कि आज तो जुटैंग के असिस्टेंट के बेटे की एंगेजमेंट भी थी। जिस पर वो जुटैंग से कहती है कि हम दोनों भी इनवाइटेड हैं। हम तो वैसे भी उनको कुछ न कुछ गिफ्ट देंगे ही, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इनमें से कुछ चावल भी उनको दे देने चाहिए। हमारे बड़े कहा करते थे कि एंगेजमेंट और शादियों पर किसी को राइस गिफ्ट करना बहुत अच्छा शगुन होता है। जिस पर यॉन कहने लगा कि बहुत अच्छा हो गया, हम जरूर उनको चावल देंगे। सीन शिफ्ट होता है तो हम फिंच को उसके होने वाले फियांसी के साथ देखते हैं और वो दोनों ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि आज उनकी एंगेजमेंट होने वाली थी। फिंच का फियांसी उसे बताने लगा कि मेरे डैड का बॉस एक बहुत ही अमीर इंसान है। वो सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि दिल का भी बहुत अमीर है। और क्या तुम जानती हो, आज वो मुझे बहुत सारे पैसे देने वाला है। और क्यों ना दे भला, मैं उनके असिस्टेंट का इकलौता बेटा हूँ और वैसे भी ये दिन कौन सा बार बार आना है। ये सुनते ही फिंच बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। तभी वो उससे कहने लगी कि क्या तुम जानते हो, मेरे सारे फ्रेंड्स जब से उनको पता चला है कि मेरी एंगेजमेंट तुम्हारे साथ होने वाली है वो मुझसे बहुत जेलस होती है। इनफैक्ट मैंने तो उन सबको ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन आज शाम को मैं उनको जरूर अनब्लॉक करूंगी ताकि वो मेरी और तुम्हारी पिक्चर्स देख सके। मुझे पक्का यकीन है कि हमारी पिक्चर्स देखने के बाद वो मेरी किस्मत पर रश करेंगी। क्या तुम जानते हो कि मेरी एक फ्रेंड अभी तक खेतों में काम करती है। मुझे तो सोचकर ही घिन आने लगती है। भला कोई धूप में बैठकर अपनी स्किन का बेड़ा गर्क क्यों करेगा। और पता नहीं कैसे लोग होते हैं जो मिट्टी में हाथ डाल के अपने पूरे हाथ खराब कर लेते हैं। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी उसका फियांसे वर्किंग स्टाफ को ऑर्डर्स देते हुए उनसे कहता है कि ये सारी पुरानी सेटिंग्स चेंज करो, बल्कि यहाँ पर मोतिया के अच्छे अच्छे फूल लगाओ, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आज का फंक्शन ऐसा हो कि रहता जमाना याद करे, किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तभी उसका फियांसे उसे कहने लगा, मुझे लगता है कि खेतों में काम करते हुए लोगों को शर्म आनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ शीची यॉन के साथ चावलों भरी बोरी लेकर अंदर आ रही थी, जबकि जुटैंग को कॉल पर कह रही थी कि गाड़ी को पार्क करके ऊपर आ जाओ, तुम्हें भी उनको विश करना चाहिए। लेकिन जैसे ही फिंच की नजर उस पर पड़ी वो उसके पास आते हुए कहने लगी कि शीची तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब ये मत कहना कि तुम यहाँ पर कैटरिंग स्टाफ के साथ काम करने आई हो। और ये देखो किस तरह पेंडू लोगों किस तरह बोरी उठाकर अंदर चली आई। तुम्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारी वजह से मेरे फियांसे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जैसी माँ वैसी बेटी। तुम्हारी माँ भी सारी जिंदगी खेतों में काम करती रही है और तुम्हें भी शायद चूज करने के लिए इससे बेहतर प्रोफेशन नहीं मिल सका। जिस पर शीची उसे कहती है कि अच्छा होगा कि तुम अपने असल को याद रखो, भले दरख्त कितना ही बड़ा हो जाए उसको अपनी रूट्स हमेशा याद रखनी चाहिए। अब तुम्हारा फियांसे कोई इतना भी अमीर कबीर नहीं कि तुम अपनी असलियत ही छुपाती फिरो। तुम जानती हो कि तुम्हारी पिछली 5 नस्लें खेतों में काम करती रही हैं और यही तुम्हारा असल है। फिंच उसे कहने लगे कि ऑफ कोर्स तुम तो यही सब कहोगी, मुझे देखकर तुम यकीनन जेलस हो चुकी हो, लेकिन याद रखो कि तुम सारी जिंदगी बस हसरत ही करती रहोगी। तभी वहाँ पर फिंच का फियांसे आ जाता है जो उससे कहता है कि हेलो मैडम, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अपना हुलिया देखो और देखो किस हालत में यहाँ पर आ गई हो। क्या तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा करने की ठान ली है। और ये देखो, अब ये मत कहना कि ये 8000 युआन का चावल तुम हमें गिफ्ट करने आई हो, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। अपना डोमेस्टिक गिफ्ट अपने पास संभाल के रखो। इसके जवाब में शीची फिंच से कहती है कि मेरा ख्याल है कि तुम्हें एक दफा सोच लेना चाहिए। तुम अपने फियांसे को अपने बारे में सच बता दो तो ज्यादा अच्छा होगा। आज नहीं तो कल ये सब कुछ जान जाएगा और कब तक
तक तुम प्रिटेंड करती रहोगी? अच्छा होता कि तुम जैसी हो ये तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता। जिस पर उसकी कजन उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह की बातें करके मुझे परेशान करने की? क्या तुम जानती हो कि मैं किसकी बहू बनने जा रही हूँ? मेरे फादर इन लॉ बीजिंग की सबसे बड़ी कंपनी जी इंडस्ट्रीज में सेकंड कमांड रखते हैं। वो इतने पावरफुल है कि तुम्हें एक सेकंड में चींटी की तरह मसल के रख देंगे, इसलिए अपनी जुबान को लगाम दे दो तो अच्छा होगा। जिस पर शीची कहती है कि अच्छा मैं समझ चुकी हूँ, तो तुम मिस्टर बोंग की बहू बनने जा रही हो और देखो अकड़ तुम में इतनी है कि मैं क्या कहूँ। जब सारा सच तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें बहुत पछतावा होने वाला है। जिस पर वो कहने लगी कि अच्छा मेरी एंगेजमेंट वाले दिन तुम यहाँ पर आकर मुझे धमकियाँ दे रही हो? क्या तुम मेरा दिन खराब करना चाहती हो? क्या मुझे अपनी जिंदगी में ये भी दिन देखने थे कि सारी जिंदगी खेतों में काम करने वाली की बातें भी सुनना पड़ेंगी? ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करते क्या हूँ। अपना ये घटिया सा गिफ्ट उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरा प्रोग्राम खराब हो। तभी वो हाथों में चावल लेकर शीची के मुंह पर फेंक देती है। ये देखते ही यॉन उसकी तरफ आते हुए कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी मॉम से इस लहजे में बात करने की? अगर तुमने उनको बुली किया तो तुम देख लेना कि मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। जिस पर फिंच उसको धक्का देते हुए पीछे की तरफ गिरा देती है और कहती है कि अपने गंदे मिट्टी से भरे हुए हाथ मुझे मत लगाओ। क्या तुम जानते हो कि मेरा ड्रेस कितना एक्सपेंसिव है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, जब हमने हॉल को बुक किया हुआ है तो यहाँ की मैनेजमेंट तुम लोगों को अंदर आने की इजाजत कैसे दे सकती है? क्या इतनी पेमेंट इसलिए की जाती है कि तुम जैसे लोगों को डील करना पड़े? और जरा इस बदमाश बच्चे को देखो, बदतमीज माँ की बदतमीज औलाद। क्या मैंने इसलिए मिस्टर बोंग के बेटे को चूज किया था कि तुम जैसे लोगों के मुंह लगना पड़े? अगर इन जैसे लोगों के मुंह ही लगना था तो इतने बड़े खानदान में शादी करने का क्या फायदा हुआ? तभी उसका फियांसे उसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो? इन जैसे लोगों की वजह से अपना मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि ऐसा करो चलो यहाँ से। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे इन जैसे लोगों पर नजर पड़े और तुम्हारा मूड खराब हो जाए। तुम जानती तो हो कि आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन शीशी भी खुद को संभाल चुकी थी। तभी उसे कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को टच करने की? अगर बात सिर्फ मेरे तक होती तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन जिस तरह से तुमने यॉन को धक्का दिया है इसकी कीमत तुम्हें जरूर चुकाना पड़ेगी। तुम्हें बहुत फख्र है ना मिस्टर बोंग की बहू होने पर? तो मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं इसी बात को तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा पछतावा बना दूंगी। सीन शिफ्ट होता है तो शीची अपने घर पे यॉन के साथ मौजूद थी। तभी जुटेंग एक फ्रेश मूड के साथ अंदर आते हुए उनसे कहता है कि आज के फंक्शन के लिए तुम दोनों के ड्रेसेस पहुंच चुके हैं। लेकिन जल्द ही उसको अंदाजा हो चुका था कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो चुकी है। तभी वो उनसे पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम लोगों के मूड इतने खराब क्यों हैं? जिस पर शीशी उसे कहती है कि देखो जरा मेरा ही दिमाग खराब था जो चावल लेकर उनके होटल पहुंच गई। मैं उनको गिफ्ट देने गई और उन्होंने वहाँ से धक्के देकर हमें बाहर निकाला। तभी वो यॉन से पूछने लगी क्या तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? जिस पर वो कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। शीची जुटेंग से कहने लगी कि मुझे किसी और के मैटर में इन्वॉल्व होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी का रिलेशनशिप खराब हो। और फिर जिस तरह से मिस्टर बोंग ने तुम्हारी कंपनी को सर्व किया है वो बहुत मायने रखता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें कंसिडर करना होंगी। मैं जानती हूँ कि मिस्टर बोंग एक बहुत अच्छे इंसान है और तुम उन्हें बहुत पसंद करते हो, लेकिन उनकी होने वाली बहू एक बहुत ही बदतमीज और लालची लड़की है। अगर कोई और मौका होता तो मेरी वजह से किसी की शादी खराब हो ये मेरे लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल ना होता, लेकिन अब मुझे उसको जरूर सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने ऐसा ना किया तो वो मिस्टर बोंग के परिवार और उनके बेटे को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि वो एक बहुत ही खुदगर्ज और लालची लड़की है। मैं उसको बचपन से जानती हूँ, वो मेरी क्लास फेलो रह चुकी है और मुझे उसकी नेचर के बारे में बहुत अच्छे से पता है, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है कि मैं उसको एक अच्छा सबक सिखाऊं। बस अब तुम देखते जाओ कि मैं उसके साथ करती क्या हूँ। जबकि दूसरी तरफ एंगेजमेंट का फंक्शन शुरू हो चुका था, जहाँ पर फिंच और उसके फियांसे सभी गेस्ट को रिसीव कर रहे थे और वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। सभी गेस्ट उन दोनों को विश कर रहे थे। तभी दरवाजा खुलता है जहाँ से शीची जुटेंग और यांग के साथ अंदर इंटर होती है, जिसको देखते ही सभी लोग दंग रह गए। जहाँ पर सभी लोग शीची की खूबसूरती की तारीफें कर रहे थे, वहाँ पर फिंच उसको देखते ही परेशान हो गई और उसके पास जाकर उससे कहने लगी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अच्छा ड्रेस पहनकर कहीं पर भी घुस जाओगी? और देखो जरा, ऊपर से अपने हस्बैंड और बेटे को भी ले आई। क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी से अच्छे कपड़े रेंट पर ले लोगी तो किसी फंक्शन को भी अटेंड करने के काबिल बन जाओगी? और अपने हस्बैंड को देखो जरा, तुम्हें लगता है कि अगर ये 3 पीस सूट पहन ले तो लोग इसको कोई बड़ा बिजनेसमैन समझने लग जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी तो शक्ल से ही गुर्बत झलक रही है। तुम दोनों गरीब हो, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब दो गरीब लोगों की शादी होती है तो उसके रिजल्ट्स भी बहुत ज्यादा खराब
खराब होते हैं, मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर दूं। लेकिन खैर मुझे क्या, देखो मेरे हस्बैंड कितने सक्सेसफुल हैं। तभी उसका फियांसी उनसे कहने लगा कि देखो तुम लोग बगैर इनविटेशन कर यहाँ पर आ गए हो, लेकिन मैं इस बात को भूल जाता हूँ। ऐसा करो, यहाँ से निकलने की करो। तुम लोगों को लाइटली इसलिए डील कर रहा हूँ क्योंकि आज हम अपनी वेडिंग अनाउंसमेंट करने वाले हैं, इसलिए मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। 10 मिनट में मेरे डैड पहुँचने वाले होंगे और उनके आते ही फंक्शन शुरू हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनके आने से पहले तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। जिस पर ज़ुटैंग कहता है कि उनको 10 मिनट नहीं लगने वाले। वो फोन मिलाता है तो मिस्टर बोंग उन्हें बताता है कि मैं हॉल पहुँच चुका हूँ, बस 1 मिनट में आने वाला हूँ। जबकि दूसरी तरफ लिफ्ट खराब होने की वजह से मिस्टर बोंग अपने गार्ड्स को स्टेयर्स के थ्रू चलने के लिए कहता है। ज़ुटैंग कॉल ड्रॉप करता है। तभी फिंच उसे कहने लगी कि तुम किसी को भी कॉल करके एक्टिंग करोगे कि मेरे फादर इन लॉ से बात कर रहे हो, तो क्या हम यकीन कर लेंगे? कॉन्टैक्ट रखना तो दूर की बात, तुम जैसे लोगों को तो मेरे फादर इन लॉ अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना भी पसंद नहीं करते, बल्कि जरा दिखाओ किसका नंबर सेव करके एक्टिंग कर रहे थे। तभी वो एक दफा फिर मिस्टर बोंग के नंबर पे कॉल करते हुए उनसे कहने लगी कि मेरे फादर इन लॉ होने की एक्टिंग बंद कर दो। तुम्हें क्या लगता है कि हम सब तुम्हारी बात मान लेंगे? जबकि मैं जानती हूँ कि मेरे फादर इन लॉ के स्टैंडर्ड तक पहुँचने के लिए तुम्हें 4 सदियाँ लग जाएंगी। तुम जैसे लोगों को तो मेरे फादर इन लॉ अपने घर में काम करने के लिए भी ना रखे। जबकि ये सारी बातें सुनने के बाद मिस्टर बोंग कहने लगी कि क्या मेरे बेटे को शादी करने के लिए एक यही बेवकूफ लड़की मिली थी? इसने तो मुझे मेरे बॉस के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ फिंच अपने गार्ड से कहने लगी कि इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो, मैं नहीं चाहती कि मेरे फादर इन लॉ आते ही इनको देखे और उनका मूड खराब हो जाए। इतने में मिस्टर बोंग गार्ड्स के साथ ऊपर पहुँच चुके थे और आते ही उससे कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इनसे ऐसे बात करने की? क्या तुम जानते नहीं ये हमारे कंपनी के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ है और ये मेरे बहुत ज्यादा इन्वाइट करने के बाद यहाँ पर आए हैं और तुमने आते ही उनको नाराज कर दिया। जिस पर फिंच कहती है कि यकीनन आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इस तरह के हिली बिली आपके प्रेसिडेंट कैसे हो सकते हैं? जिस पर मिस्टर बोंग उसको थप्पड़ मारते हुए उसे कहने लगे कि तुम जैसी बेवकूफ लड़की से बस यही उम्मीद की जा सकती है, किसी को रिस्पेक्ट तो तुम दे नहीं सकती, उल्टा सबको नाराज कर देती हो। कितने साल लगे मुझे मिस्टर ज़ुटैंग के सामने अपना इम्प्रेशन बनाने में और तुमने उनको एक ही दिन में नाराज कर दिया। इसके साथ ही वो मिस्टर ज़ुटैंग से माफी मांगते हुए उसे कहने लगे कि मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे बेटे की चॉइस बहुत ही बुरी है, प्लीज इसे हमारी नादानी समझ के भूल जाइएगा, प्लीज मुझसे नाराज बिल्कुल भी मत होना। और हाँ, आपकी वाइफ ने कहा था कि वो आज हमें राइस का बैग भिजवाएंगी, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा था कि किसी को भेजकर वो गिफ्ट खुद ही रिसीव कर लूँ। अगर गिफ्ट रेडी हो तो आप प्लीज मुझे बता दें कि मैं किस टाइम अपने वर्कर को भिजवाऊँ। तभी शीची हंसते हुए कहने लगी कि हाँ तुम क्या कह रहे हो, मैंने आपकी तरफ राइस का एक बहुत बड़ा बैग भिजवाया है जो यकीनन आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तभी वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और अपनी डॉटर इन लॉ से कहने लगा कि तुम इनका गिफ्ट अच्छे से रिसीव करना। जिस पर उनका बेटा उसे बताता है कि एक्चुअली वो चावल हमने खराब कर दिए हैं, आप प्लीज मेरी बात तसल्ली से सुने, मैं अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन उसके डैड उसको थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें इस दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि मुझे किसी के सामने नजर उठाने के काबिल ना छोड़ो? उन चावलों को फेंक कर तुमने सिर्फ चावल नहीं फेंके बल्कि तुमने मेरी कमाई पर भी लात मारी है। तुम्हारी वजह से हमें फाके काटने पड़ेंगे। दिल तो करता है कि तुम्हें चाइना के नॉर्थ पहाड़ियों पर भेजकर तुमसे अपनी जान छुड़वा लूं। मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है कि तुम जैसा इंसान मेरा बेटा है। जिस पर फिंच का फियांसे उसको थप्पड़ मारते हुए कहता है कि इस सब की रिस्पॉन्सिबल तुम हो, तुम्हारी वजह से मुझे ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मेरे डैड के बॉस आ रहे हैं, इसके बावजूद तुमने सब कुछ खराब कर दिया। बल्कि मुझे तो तुमसे शादी भी नहीं करनी। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम जैसी लड़की से शादी करके मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी पछतावे में गुजारूं। मेरे साथ अपने किसी भी किस्म के रिलेशनशिप को बस खत्म ही समझो, मुझे तुम्हारे साथ किसी किस्म का कांटेक्ट नहीं रखना। तभी शीची उसके पास जाते हुए उसे कहने लगी कि मैंने तुम्हें समझाया था ना कि दरख्त बाद में उगता है और उसकी रूट्स पहले ही अपनी जगह बना लेती हैं, इसलिए हमें अपनी रूट्स को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। मूवी आगे बढ़ती है तो शीची ज़ुटैंग और जॉन के साथ अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए एक मॉल में आई थी। उसको वेडिंग ड्रेस में देखकर जहाँ पर जॉन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, वहाँ पर ज़ुटैंग कहने लगा कि तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत ब्राइड हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो तुम पे फख्र महसूस करता हूँ। इतने में ज़ुटैंग के पास उसकी चाइल्डहुड की बेस्ट फ्रेंड लिली आती है, जो उसे देखते ही खुशी से चिल्लाते हुए कहने लगी कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं किसे देख रही हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुम खुद चलकर मेरी शॉप तक आए। मुझे आज तक बहुत याद आता है जिस तरह हम दोनों ने चाइल्डहुड एक साथ गुजारा। वो मेमोरीज आज तक मेरी जान नहीं छोड़ती। लेकिन देखो बिल, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही निकाला। ओह, मैं तो पूछना ही भूल गई, क्या तुम यहाँ पर सूट लेने आए हो? यकीनन तुम मेरी शॉप में शॉपिंग करने आए होगे। चलो मुझे अपना साइज देखने दो। तभी ज़ुटैंग उसको रोकते हुए कहता है कि अपनी लिमिट्स में रहो, हम बच्चे नहीं हैं, अब एडल्ट्स हैं, इसलिए तुम्हें कुछ भी कहने से पहले सोचना चाहिए। और जिन मोमेंट्स को तुम याद कर रही हो वो हमारा पास्ट था, जबकि मैं प्रेजेंट में रहना पसंद करता हूँ, इसलिए आगे कुछ भी कहने से पहले सोच लेना। लेकिन ज़ुटैंग की बातों से तो जैसे लिली को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़
पड़ रहा था। तभी उसे कहने लगी, वैसे आंटी कैसी है, मैं तो उनकी शक्ल ही भूल चुकी हूँ। देखो 20 साल हो चुके हैं उनको देखे हुए, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि वो मुझे आज तक याद करती होंगी। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तभी जू टैंग कहने लगा कि उन्हें तो याद भी नहीं होगा कि तुम कौन हो, पता नहीं तुम किन खुशफहमियों में रह रही हो। तभी शीची बीच में पड़ चुकी थी और कहने लगी कि तुम एक बहुत ही इग्नोरेंट लड़की हो। तुम्हें जू टैंग नजर आ रहा है, उसके बगल में इतनी बड़ी लड़की नजर नहीं आ रही क्या? लेकिन लिली उसको मुकम्मल तौर पर इग्नोर करते हुए जू टैंग से कहने लगी कि मैंने सुना था कि तुम एक सिंगल मदर से शादी करने जा रहे हो, प्लीज कह दो कि ये झूठ है। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकते हो जो किसी और के बच्चे को जन्म दे चुकी है? जिस पर यॉन कहता है कि आंटी प्लीज ये सब छोड़े, मुझे ये बताएं कि आप इतनी अगली क्यों हैं? और आपकी बातें तो आपकी शक्ल से भी ज्यादा बदमजा है। जिस पर शीची हंसने लगती है, लेकिन जू टैंग से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे पक्का यकीन है कि किसी और मॉल में हमें इससे भी अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। उनके जाने के बाद लिली मन ही मन में कहने लगी कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? देखो जू टैंग कितना हैंडसम और सक्सेसफुल है, लेकिन उसको शादी किससे करनी है? एक बच्चे की माँ से जिसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सब मैं इतनी आसानी से होने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ कि मुझे कहाँ पर कौन सा स्टेप लेना है। और इसके साथ ही वो जू टैंग की मॉम को कॉल करके कहती है कि क्या आप जानती हैं कि आपका बेटा क्या करने जा रहा है? वो एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो पहले ही एक बच्चे की माँ है और उसके पल्ले कुछ भी नहीं। सीन शिफ्ट होता है तो जू टैंग अपनी मॉम के साथ मौजूद था, जो लिली की कॉल के बाद उसकी क्लास ले रही थी और उसे कह रही थी कि तुम इतनी इमेच्योरिटी कैसे दिखा सकते हो? क्या तुम पागल हो चुके हो जो एक बच्चे की माँ से शादी के लिए चल पड़े? और तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं इतनी आसानी से ये सब हो जाने दूंगी? मेरे जीते जी ये सब बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इससे तो अच्छा है कि तुम उस लिली से ही शादी कर लो। जिस पर जू टैंग कहता है कि मॉम प्लीज ये बात दोबारा मत कीजिएगा, मैं उस लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाला। लेकिन मैं उसकी फैमिली को बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं जानती हूँ कि उसका खानदान एक बहुत ही अच्छा खानदान है। जिस पर जू टैंग कहता है कि ये सब नहीं हो सकता। किसी लड़की की फैमिली मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है और जरूरी नहीं है कि अच्छे खानदान का हर मेंबर अच्छा ही हो। लेकिन वो तो जैसे अपनी मॉम को कन्विंस ही नहीं कर पाया। तभी उसकी मॉम कहने लगी कि कुछ भी हो जाए तुम उस लड़की से शादी बिल्कुल भी नहीं करोगे। आखिर मैं एक ऐसी लड़की को कैसे अपने परिवार का हिस्सा बना लूं जिसे मैं जानती ही नहीं और जो पहले ही एक बच्चे की माँ है। और मुझे तो ये भी पता चला है कि उसके पास तो कुछ भी नहीं। लेकिन वो जू टैंग ही क्या जो अपनी बात से पीछे हट जाए। तभी कुछ कन्विंस होने के बाद उसकी मॉम उससे कहने लगी कि ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया है। तुम ऐसा करो, तुम लिली और शीची दोनों को कल घर पे बुलाओ। मैं उन दोनों के साथ पूरा दिन गुजारूंगी और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि कौन तुम्हारे लिए ज्यादा सूटेबल है। मैं ऐसे किसी के साथ भी तुम्हारी शादी करके रिस्क नहीं लेना चाहती। तुम मेरे इकलौते बेटे हो। तभी जू टैंग कहने लगा कि ठीक है, अगर आप ऐसा चाहती है तो ऐसे ही सही। आप उसको जानती नहीं, वो एक बहुत ही ग्रीडी और क्लेवर लड़की है। तभी उसकी मॉम कहने लगी कि ठीक है कि मैंने उसको पिछले 20 सालों से नहीं देखा और हाँ मैं तो भूल ही गई। मैंने सुबह सोचा था कि मैं तुम्हारे लिए सूप बनाऊंगी। मैं जा रही हूँ सूप बनाने के लिए। जू टैंग उसे कहने लगा कि क्या जरूरत है इस तरह से ये सब करने की, इतने सारे वर्कर्स मौजूद हैं, किसी को भी बोल दे। लेकिन उसकी मॉम कहने लगी कि नहीं, मुझे तुम्हारे लिए कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। जबकि दूसरी तरफ जू टैंग के बुलाने पर शीची भी यॉन के साथ पहुंच चुकी थी, जो यॉन से कह रही थी कि प्लीज अच्छे से बिहेव करना। तुम जानते हो ना कि तुम्हें किस तरह का बिहेवियर रखना है। तभी यॉन कहने लगा कि मॉम प्लीज आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं होने दूंगा। शीची यॉन से कहने लगी कि प्लीज प्रे करो कि तुम्हारी ग्रैंड माँ मुझे अप्रूव कर ले, क्योंकि मैं तुम्हारे डैड के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती। इतने में लिली भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी, जो शीची को देखते हुए उसे कहने लगी कि तुम यहाँ पर भी पहुँच चुकी हो। मुझे नहीं लगता कि तुम जू टैंग को एक सेकंड के लिए भी अकेला छोड़ती होगी। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि आंटी मुझे ही अप्रूव करने वाली है, क्योंकि वो मेरी फैमिली को पिछले 20 सालों से जानती हैं। शीची कुछ कहती है इससे पहले ही यॉन बोल पड़ा, मॉम देखे ये आंटी कितनी क्यूट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखे जरा इसके नेक के ऊपर पिग का सर पड़ा हुआ है। यॉन की इस बात पर लिली को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कहने लगी कि मैं तुम्हारे मुंह लगकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे अंदर जाके जू टैंग की मॉम को इम्प्रेस करना है। लिली आगे बढ़कर बेल बजाती है तो जू टैंग की मॉम दरवाजा खोलने के लिए पहुँच चुकी थी। उन्होंने एप्रन पहना हुआ था, जबकि हाथ में चमचा भी मौजूद था। उनको देखते ही लिली कहने लगी कि देखो जरा, मुझे वेलकम करने के लिए दरवाजे तक नैनी को आना पड़ा, जबकि मुझे लगता है कि ये काम खुद जू टैंग की मॉम को करना चाहिए था। लेकिन खैर छोड़ो, वो बात की बातें हैं, ये मैं उनके साथ खुद ही डिस्कस कर लूंगी। वैसे तो मैं मुलाजमों के मुंह लगना पसंद नहीं करती, लेकिन खैर तुम मेरे जूते उतार दो ताकि मैं कंफर्टेबली घर में चल सकूं। उसकी इन बातों ने जहाँ पर जू टैंग की मॉम को चौंका दिया था, वहीं पर शीची उससे कहने लगी कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, या फिर शायद तुम्हें उनकी एज का भी लिहाज नहीं। क्या नैनीज हमारी जूतियाँ उतारने के लिए होती हैं? लिली कुछ कहती इससे पहले ही यॉन एक दफा फिर बोल पड़ा कि आंटी आपकी उम्र कितनी ज्यादा है, लेकिन क्या फायदा, आप अपने जूते तक नहीं उतार सकती। क्या आपके बदन में कोई सरिया अकड़ गया है क्या? लिली यॉन को वार्न करते हुए उससे कहने लगी कि मुझसे बचकर रहना, मैं तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक होने वाली हूँ। जबकि शीशी जू टैंग की मॉम को कहती है कि आंटी आपको इसकी बातों की वजह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, चले किचन
किचन में चलते हैं, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। जबकि उसके जाने के बाद लिली मन ही मन में कहने लगी कि बेवकूफ लड़की, नैनी को खुश करने का क्या फायदा, जबकि हमें अप्रूव जुटैंग की मॉम ने करना है। मैं तो अपनी सारी मेहनत आंटी को खुश करने पर लगाऊंगी, फिर मैं देखती हूँ कि वो तुम्हें चूज कैसे करती हैं। शीची आंटी के साथ किचन में पहुंच चुकी थी तो लिली भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी और उनसे कहने लगी कि जरा मुझे बताएं आज आप क्या बनाने वाली हैं। कहीं ऐसा ना हो आप कुछ ऐसा बना दे जो मैं खाती ही नहीं। तभी शीची उससे कहती है कि देखो मैडम, ये घर है, तुम किसी रेस्टोरेंट में मौजूद नहीं हो जहाँ पर तुम्हारी ख्वाहिशों के मुताबिक तुम्हें सर्व किया जाएगा। लिली उनसे पूछती है कि आप क्या बना रही है, तो आंटी ने उसको बताया कि एक्चुअली मैं लैम्ब बना रही हूँ। जिस पर लिली कहने लगी, देखे मैंने कहा था ना कि आप यकीनन कुछ ऐसा बनाएंगी जो मैं नहीं खाती, आप बिल्कुल बेकार नैनी हैं। आप ऐसा करें, आप जैपनीज बीफ बनाएं। तभी यान उसे कहने लगा कि आपको वही खाने का मन कर रहा है तो अपनी ही उंगलियां चाट लो, आप खुद भी तो किसी जैपनीज बीफ से कम नहीं। अब तो लिली को काफी गुस्सा आ चुका था। तभी वो यान को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो शीची उसको बचाते हुए उसे कहती है कि मेरा ख्याल है तुम्हें बाहर जाकर खेलना चाहिए। जबकि उसके जाने के बाद लिली से कहने लगी कि अगर तुम कुकिंग में हमारी हेल्प नहीं कर सकती तो यहाँ पर खड़े होकर हमें डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर वो कहने लगी कि इस तरह सर्वेंट्स के सामने स्कोरिंग करने का तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम देखना, जब जुटैंग की मॉम आएंगी तो मैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दूंगी कि मेरे सामने उनको कोई नजर ही नहीं आएगा। तभी आंटी उसे कहने लगी कि देखो लड़की, यहाँ पर खड़े होकर बेकार में हमें डिस्टर्ब करने से अच्छा है कि तुम जाके लाउंज में बैठ जाओ। जिस पर उसको बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगी कि आपको ऑर्डर देने की कोई जरूरत नहीं, आप सर्वेंट हैं और सर्वेंट ही बनकर रहें। आप जानती नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा इस परिवार के साथ बहुत पुराना ताल्लुक है। ठीक है कि मैंने पिछले 20 सालों से आंटी को नहीं देखा, लेकिन अगर मैंने उनको एक दफा भी कह दिया तो वो बिना सोचे समझे आपको जॉब से निकाल देंगी। उसकी इस बात पर जुटैंग की मॉम उससे कहती है कि जिस कदर डिमोनिक पर्सनैलिटी तुम पोजेस करती हो वो तो क्या तुम्हें तुम्हारा कोई सगा भी चूज ना करे। और इस बात पर लीलू को बहुत ज्यादा बुरा लगा। तभी वो पानी का गिलास उठाकर उनके मुंह पर फेंकने लगी, जबकि शीशी उनको बचाते हुए खुद को गीला कर चुकी थी। तभी आंटी शीशी से कहती है कि चलो मैं तुम्हें वॉशरूम लेकर चलती हूँ ताकि तुम अपने कपड़े ठीक कर सको। नेक्स्ट सीन में शीशी आंटी के साथ मौजूद थी जहाँ पर वो उनको अपनी इम्पोर्टेड स्किन केयर कलेक्शन दिखा रही थी, जिससे शीशी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। शीशी के कपड़े खराब हो चुके थे, इसलिए आंटी उसको अपने रूम में ले जाकर उसको कपड़े देने लगी। तभी आंटी उसको अपनी ज्वेलरी, अपने कपड़े और अपनी सारी कलेक्शन दिखाती है। इतने एक्सपेंसिव आइटम्स देखकर शीची बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी और वो आंटी से कहने लगी, मुझे लगता है कि मुझे अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहिए। अगर आप नैनी होकर इतना कुछ अफोर्ड कर सकती है तो मुझे लगता है कि मैं भी नैनी बनना चाहूंगी। उसकी इस बात पर नैनी हंसते हुए उससे कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें जो भी ड्रेस अच्छा लगे उसको कंफर्टेबली पहन लो। शीची चेंज करने के लिए अंदर चली गई। तभी आंटी बाहर आती है, लेकिन लिली उनको रोकते हुए उससे कहने लगी कि जो चीजें आपने शीची को दिखाई है मैं वो सब देख चुकी हूँ। ये सारी प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल सिंगल एडिशन प्रोडक्ट्स है, ये आप अफोर्ड कर ही नहीं सकती। मुझे यकीन है कि ये सब कुछ आपने जुटैंग की मॉम से चुराया होगा। अगर आप उनसे बिना पूछे उनकी चीजों को लेती रही हैं तो आप एक बहुत ही गट्स वाली लेडी हैं। तभी वो उनसे कहने लगी कि मुझे इस घर में कुछ भी लेने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। जिस पर लिली कहने लगी कि ठीक है, अगर इतनी ही कॉन्फिडेंट हो तो ये सारी बातें जुटैंग के सामने कहना तो मैं मानूं। कुछ ही देर में जुटैंग घर पहुंच चुका था तो लिली उसके पास आकर उसका हाथ थामने लगी, लेकिन जुटैंग उसको रोकते हुए उसको धुतकार देता है। जुटैंग खुशी खुशी शीची के पास पहुंचा तो लिली कहने लगी कि देखो जरा, इसने जो ड्रेस पहना हुआ है ये एक्चुअली तुम्हारी मॉम का है जो इसने चुराया है। शीशी कहने लगी कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम अच्छे से जानती हो कि ये ड्रेस मैंने चोरी नहीं किया। जिस पर लिली कहने लगी कि देखो झूठ बोलना बंद करो, मैं अपनी कही हुई बात को प्रूव कर सकती हूँ। नैनी नैनी उसके बुलाने पर नैनी आ चुकी थी, जिसको देखते ही लिली कहने लगी कि तुम कौन हो। जिस पर वो कहती है कि मैं इस फैमिली की नैनी हूँ। लेकिन इतने में आंटी भी वहाँ पर आ चुकी थी और उसे कहने लगी कि मुझे लगता है कि शायद तुम मुझे बुला रही हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। और वो बताने लगी कि जो ड्रेस शीची ने पहना है ये मैंने ही उसे दिया है, क्योंकि ये मेरा ही ड्रेस है, क्योंकि मैं ही जुटैंग की मॉम हूँ। जिस पर लिली कहने लगी कि ये कैसे हो सकता है, आप तो नैनी है ना, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप यहाँ पर एम्प्लॉय हैं। इस पर वो कहने लगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली तुमने मुझे जज करने में बहुत जल्दी कर ली। कुकिंग करने से या सफाई करने से कोई मेड नहीं बन जाता, और अगर बन भी जाता है तो मेड भी इंसान होते हैं जिनके साथ हमें रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। लेकिन ये सारी बातें तो तुम्हें जैसे किसी ने सिखाई ही नहीं। तुम लोगों के साथ अपना बिहेवियर रखने से पहले उनके स्टैंडर्ड को जज करती हो, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। जिस तरह से तुम पुअर लोगों को और सर्वेंट्स को ट्रीट करती हो यही हमारा असल होता है। इनफैक्ट मुझे तो तुम्हारी नेचर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं तुम्हें जुटैंग के लिए चूज करूं। मैं शीची को ही अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहूंगी। जिस पर लिली कहती है कि ये आप कैसे कर सकती है, क्या आप इसके पास्ट को
नहीं जानती। शीशी एक सिंगल मदर है और उसके बच्चे का बाप कौन है ये कोई भी नहीं जानता, जिस पर आंटी कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इस बच्चे को अपना पोता मानती हूँ और मुझे इससे बहुत ज्यादा प्यार है। तभी वो शीची के पास आकर उसे कहने लगी कि मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहूंगी। और तभी उसको एक जेड ब्रेसलेट देते हुए उसे कहने लगी कि ये हमारे फैमिली एसेट्स है जिसकी प्राइस 100 मिलियन युवान है। जिस पर शीची कहती है कि आंटी प्लीज मैं आपसे इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकती। आंटी उसको गिफ्ट लेने पर मजबूर करती है। तभी शीची कहने लगी कि अगर ऐसा ही है तो फिर मैं भी आपको एक गिफ्ट लूंगी, लेकिन आंटी उसको मना करते हुए कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा बेटा तुम्हारे साथ खुश है, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरा एक और पोता हो जाए। उनकी ये बात सुनने के बाद जुटैंग उनसे कहने लगा कि मॉम एक्चुअली मैंने ये बात आपको बताई नहीं, लेकिन यॉन मेरा ही बायोलॉजिकल बेटा और आपका पोता है। मैं और शीची पहले से ही रिलेशनशिप में थे और ये मेरा ही बेटा है, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि शीची प्रेग्नेंट थी, इसलिए मैं उसको अपना नहीं सका। ना इससे ज्यादा उसकी मॉम को क्या चाहिए था। तभी यान को हक करते हुए कहने लगी कि मुझे इसी दिन का इंतजार था कि कब मैं अपने पोते से मिलूंगी। और इसके साथ ही हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी थी। उम्मीद है आपको ये मूवी जरूर अच्छी लगी होगी। मजीद ऐसी मूवीज के लिए स्टे ट्यून। आखिर आज मेरा परिवार पूरा हो ही गया। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ।